हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हमारा फोकस होगा पोएट्री पर। पोएम्स कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शायद आप में से कुछ लोग इस बात से वाकिफ नहीं थे और शायद अब होंगे। कई एग्जाम्स में सिलेबस में दिया होता है कि कुछ पर्टिकुलर पोएम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको आप पढ़ लें तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं उन पोएम्स से। और बाकी कंपैरेटिव एग्जाम्स में ऑफ कोर्स उन पोएम से कुछ वोकेबलरी आ सकती है, कुछ ईडियम्स आ सकते हैं या कुछ उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सो एंड सो पोएम किस पोएट ने लिखी थी, ये पोएट किस देश के थे, तो इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल एंड ऑल ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी अगर आप किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई पुलिस का कोई एग्जाम हो कहीं पे स्टेट में, या फिर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस वीडियो में पोएट्री को हम कवर करेंगे और ऐसी और वीडियोस मैं लेके आऊंगा। अगर आपकी डिमांड हो, अगर आप चाहें तो ऐसी वीडियोस हम और आपके लिए प्रेजेंट करेंगे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम, ओड टू ए नाइटिंगेल। ये एक बहुत ही फेमस पोयम है, ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में, ओवरऑल इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, पूरी दुनिया में काफी फेमस पोयम है ये। और ये पोयम लिखी थी जॉन कीट्स ने। ये एक ब्रिटिश पोएट थे। अब पोयम को एनालाइज करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम पोएट के बारे में कुछ जान लें। अब ऐसा नहीं है कि मैं बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूं कि आपको बस पोएट के बारे में कुछ बता देता हूं, क्योंकि यूजुअली यही फॉर्मेट रहता है। बट यहाँ पे अगर हम जॉन कीट्स की पोयम को समझना चाहते हैं, उसका जो क्रक्स है वो समझना चाहते हैं, तो हमको ये जानना जरूरी होगा कि उन्होंने किस तरीके का जीवन बिताया। जॉन कीट्स का जीवन काफी मुश्किलों से भरा था। उनके पेरेंट्स काफी छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जॉन कीट्स जब आई थिंक 4 या 5 साल के थे, जब उनके पिता गुजर गए। जब वो 14 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। जॉन के एक भाई थे टॉम, जिनसे उनका बहुत लगाव था, बहुत करीब थे उनके वो। अनफॉर्चुनेटली टॉम की भी मृत्यु हो गई ट्यूबरक्लोसिस से और बहुत ही पेनफुल डेथ हुई। और उसके बाद जॉन कीट्स को एक लड़की से भी प्यार हुआ जिनका नाम था फैनी ब्राउन। मगर वहां पर भी जॉन कीट्स को दुख मिला, क्योंकि फैनी ब्राउन को जब पता लगा कि जॉन कीट्स को भी ट्यूबरक्लोसिस है, जो बीमारी जिनसे उनके भाई की मौत हुई थी, वही बीमारी से जॉन कीट्स भी सफर कर रहे हैं, तो फैनी ब्राउन ने उनको छोड़ दिया। और भी रीजन थे कि वो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं थे, तो उसकी वजह से यहां पर भी जॉन कीट्स को हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा। और 25 साल की बहुत ही छोटी आयु में जॉन कीट्स की मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ये माना जाता है कि अगर ये करीब 25 साल और जी जाते, कुछ 50 साल के आसपास की इनकी अगर जिंदगी होती, तो ये शेक्सपियर के लेवल के पोएट होते, क्योंकि इनकी पोएम्स में बहुत गहराई होती थी और बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही डीप इमोशंस को ये एक्सप्रेस कर लेते थे। अब जरा ये भी बात कर लेते हैं कि जॉन कीट्स किस इरा के पोएट थे। जो 18th सेंचुरी थी उसके जो आखिरी कुछ साल थे और जो पहले कुछ दशक थे 19th सेंचुरी के, उसको इंग्लिश पोएट्री में कहते थे द रोमांटिक इरा। अब रोमांटिक से मेरा मतलब वो आशिकी वाला रोमांटिक नहीं है। यहाँ पर जो रोमांटिक इरा थी, जहां पे ये 3 मेजर पोएट्स ने जन्म लिया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें जो फोकस था पोएट्स का वो था नेचर पे, इमेजिनरी चीजों पर, कुछ हद तक आप कह सकते हो रूहानी चीजों पर फोकस था। और यहाँ पे कोशिश की जाती थी कि कोई एक इंडिविजुअल हो या कोई उसका कोई फीचर हो, जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, या कोई बहुत ही कोई खूबसूरत कैसल हो या जिसका कोई फर्नीचर हो, उन पर पोयम ना लिखी जाए। उनसे बढ़ के जो और चीजें हैं उन पर फोकस था पोएट्स का। तो उस जमाने में 3 मेन पोएट्स थे। पहले तो थे सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनकी फेमस जो पोएम है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत लंबी पोएम है। और आप अगर मेरी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो आपने अगर देखी हो तो आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको एक ईडियम पढ़ाया था, एन एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक। इसको थोड़ा सर्च करिएगा बाद में, वो इसी पोएम से आता है। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया पोएम थी। आप अगर चाहेंगे तो कभी इस पोएम को भी कवर करूंगा। और उसके बाद है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी बहुत सारी पोएम्स हैं, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, बहुत सारी पोएम्स हैं इनकी फेमस। फिर आते हैं जॉन कीट्स। इनकी ओड्स बहुत फेमस हैं। इस वीडियो में पहले हमारा फोकस होगा ओड टू ए नाइटिंगेल पर।
और अब उसी पोयम को डिस्कस करते हैं। अब पोयम को डिस्कस करने से पहले जरा टाइटल जो है पोयम का थोड़ा वो समझ लेते हैं कि आप में से शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि ओड है क्या, तो ओड समझ लीजिए क्या है। ओड बेसिकली एक पोयम का टाइप होता है जहां पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर फीलिंग को या किसी भी चीज को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है और उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता है पोएट द्वारा। तो यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जॉन कीट की ओड्स के, वैसे काफी ओड्स हैं उनकी, तो फेमस दो हैं सबसे ज्यादा। एक तो है ओड टू ऑटम और दूसरी है ओड टू ए नाइटिंगेल। अब नाइटिंगेल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर ये है एक नाइटिंगेल, एक छोटी सी चिड़िया, इसको कहते हैं नाइटिंगेल। बहुत ही सुरीली आवाज होती है नाइटिंगेल की, कर्णप्रिय आवाज होती है। और अब हम समझ पा रहे हैं कि जो टाइटल है वहां पर ओड टू ए नाइटिंगेल, मतलब कि एक नाइटिंगेल को कीट साहब डायरेक्टली एड्रेस करेंगे और उसी को एड्रेस करते हुए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे और नाइटिंगेल को ऑफ कोर्स ग्लोरीफाई करेंगे। सो अब पोयम पढ़ते हैं कि किस तरीके से नाइटिंगेल को डायरेक्टली एड्रेस किया है जॉन कीट्स ने। अब सबसे पहले इस पूरी पोयम को लाइन बाय लाइन हम एनालाइज करेंगे। बहुत सारे देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ऐसी पोयम्स में कि यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं ग्रीक माइथोलॉजी से या फिर ग्रीक फिलोसोफर से, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस होते हैं, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो कभी जब मान लीजिए ये पोयम के कुछ स्टैंजा आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी वहां पर क्वेश्चन का आंसर देने में, क्योंकि काफी बार जो रेफरेंसेस होते हैं वो समझ नहीं आते। तो पहले तो इस पोयम को अच्छे से हम समझ लेंगे ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको एग्जाम में, और उसके बाद जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे इस पूरी पोयम में उनको हम अलग से कवर करेंगे पोयम को एनालाइज करने के बाद। ऑलराइट, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब पोयम स्टार्ट करते हैं। ये पहला स्टैंजा है इसका, उसकी कुछ लाइन है। यहाँ पे ये जो फॉन्ट है इटैलिक्स में, ये पोयम है, नीचे मेरी एक्सप्लेनेशन है। पीडीएफ आपको इस वीडियो की स्टडी आईक्यू के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहली जो यहाँ पे लाइन है इस पोयम की वो ये है, माई हार्ट एक्स एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। तो देखो पहले तो कह रहे हैं कि मेरा दिल दुख रहा है और एक ड्राउजी नमनेस है वो दर्द कर रही है। ड्राउजी होता है नींद से भरी हुई और नमनेस होता है जो आप फील ना कर पा रहे हो। आपका अगर कोई पैर है वो नम है तो मतलब कि वहां पे आप कुछ फील नहीं कर पा रहे। आगे इन्होंने ये एक स्पेशल वर्ड है, आपने नोटिस कर लिया होगा, हेमलॉक, इसका इस्तेमाल किया है। हेमलॉक देखो ग्रीक फिलोसोफर थे बहुत ही बड़े, सोक्रेटिस, हिंदी में कहते हैं सुकरात। कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई थी इनको राजा ने सजा दी थी क्योंकि ये लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे थे, उनको नॉलेज देते थे। तो राजा को लगा कि ये ज्यादा ही नॉलेज बांट रहे हैं, तो उसके लिए इनको मौत सुनाई गई। और उस मौत को देने का तरीका ये था कि इनको कहा गया कि हेमलॉक एक जहर होता है, पॉइजन होता है, कहा कि आप ये पॉइजन पी जाइए। और यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो सेंसेस है वो भी जा रही है। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने हेमलॉक पी लिया है, पिया नहीं है, एक उनको फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे पॉइजन पी लिया हो। और यहाँ पे सेंसेस जो होती हैं, देख पाना, सुन पाना, ये सब जो हमारी सेंसेस होती हैं वो धीरे धीरे कम होती दिख रही है पोएट को। आगे लिखते हैं, और एम्प्टीड सम डल ओपिएड टू द ड्रेन्स। अब ओपिएड यहां पर कह रहे हैं मतलब कि कोई ओपीएम का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सेवन कर लिया हो। ओपीएम बहुत ही लंबे समय से, हालांकि एक ड्रग है, लेना तो नहीं चाहिए, बहुत ही एक खराब चीज है, और बहुत ही लंबे समय से ब्रिटेन में और भी देशों में ओपीएम का लोग यूज करते थे एक पेन किलर के रूप में या फिर कुछ एंटी डिप्रेसेंट के रूप में, और काफी लंबे समय पहले। तो उस समय ये ओपीएम का काफी सेवन होता था। तो यहाँ पे पोएट ने ये भी लिखा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कोई ओपिएड ले लिया है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे लिखा है टू द ड्रेन्स। अब टू द ड्रेन्स मतलब कि उन्होंने उसका सेवन कर लिया, मतलब पी लिया है। अगर आप ये लिखते हैं इफ यू ड्रेन अ ग्लास और अ कप, मतलब कि आपने जो भी उसके अंदर था आपने वो लिक्विड पी लिया है। ऑलराइट, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे लिखते हैं 1 minute past the लीथ वर्ड्स हैड संक। अब लीथ, ये समझ लीजिए लीथ क्या होता है। यहां पर मैं बार बार रिपीट करूंगा, ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक फिलोसफर्स के बहुत रेफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए काफी बार यहाँ पे जो स्टैंजा होते हैं इनसे उनके आंसर देने मुश्किल हो जाते हैं। देखो, लीथ बेसिकली एक रिवर होती है ग्रीक माइथोलॉजी में। रिवर है ये हेड्स में।
अब हेड्स अंडरवर्ल्ड जो है ग्रीक माइथोलॉजी का उसका पार्ट है। अब माना यह जाता है कि लीथ का जो पानी है अगर कोई वो पी ले तो उसकी जो याददाश्त है वो चली जाती है। तो अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो जॉन कीट्स लिखते हैं कि उनको जो दिल में कुछ दर्द हो रहा है और एक ड्राउजी सी नींद वाली फीलिंग आ रही है, उनको नमनेस हो रही है और जो सेंसेस हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई ओपिएट का सेवन कर लिया है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया ये एक ग्रीक माइथोलॉजी की नदी थी जहां से मेमोरी आपकी चली जाती है, उसका पानी पी लिया और वैसे उनकी फीलिंग आ रही है। तो यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पोएट है वो कैसा फील कर रहे हैं तो अब आप आराम से उसका आंसर दे पाएंगे। अब आगे बहुत ही खूबसूरती से जॉन कीट्स लिखते हैं, दिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ ताई हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस। सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मगर आपको एक बार समझाऊंगा तो इसकी खूबसूरती आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। अभी हमको ये समझ में आ चुका है कि अब पोएट डायरेक्टली बात कर रहे हैं नाइटिंगेल से और उनको कह रहे हैं, नाइटिंगेल को कह रहे हैं पोएट कि ये जो मैं फील कर रहा हूं ये मत समझ लेना कि मैं एनवी हूं, मैं ईर्ष्या कर रहा हूं तुम्हारी खुशी की, कि जो भी उनका इस वक्त पोएट का जो हाल है वो ईर्ष्या की वजह से है, ये मत समझ लेना। उनका ये हाल इसलिए है क्योंकि वो नाइटिंगेल की खुशी में इतना खुश है। वो नाइटिंगेल को सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर सी उसकी आवाज है और पेड़ की एक डाली है उस पर बैठी हुई है और उसकी खुशी को ऑब्जर्व करते हुए जो पोएट खुद जो खुशी महसूस कर रहे हैं उसी में उनका जो हाल है जो हमने डिस्कस किया उसी की वजह से है। तो ये बेसिकली यही है कि जैसे मान लीजिए किसी के कोई दोस्त हो आपका, उसकी खुशी में आप इतना डूब जाएं कि आपका वैसा हाल हो जाए। ऑफ कोर्स ये ज्यादातर नॉर्मल लोगों के साथ होता नहीं है, यहाँ पे हमको पोएट की जो सेंटिमेंट्स है उनको समझना होगा। आगे ये लिखते हैं दैट दाउ लाइट विंगेड ड्राइड ऑफ द ट्रीज। अब लाइट विंगेड मतलब के बहुत ही हल्के पंखों वाली, आपने देखा होगा नाइटिंगेल की जो मैंने आपको फोटो दिखाई है बहुत ही हल्के पंखों वाली चिड़िया होती है। और ड्राइड क्या होती है, ये दिक्कत आ जाती है कि ऐसे जब शब्द आते हैं। देखो ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है ड्राइड एक फीमेल स्पिरिट होता है, स्पिरिट होती है जो पेड़ों पर जीती है। अभी आपको उसकी फोटो दिखाऊंगा, एक नारी के आकार की एक आप कह सकते हैं एक रूह सी होती है जो पेड़ों पर जीती है वो, ठीक है। तो उससे कंपेयर कर रहे हैं एक नाइटिंगेल को। आगे लिखते हैं इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ ग्रीन एंड शैडोज नंबरलेस सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटल ईज, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज। तो यहां पर कह रहे हैं कि बहुत ही एनर्जी से, जितनी भी एनर्जी है नाइटिंगेल में उससे वो समर में गा रही है और नाइटिंगेल की प्रशंसा भी करी है। उनको ग्रीक माइथोलॉजी में एक जो फीमेल स्पिरिट है उससे कंपेयर किया है और साथ में ये भी कहा है कि फुल थ्रॉटल, देखो जो भी कोई भी काम अगर कोई इंसान फुल थ्रॉटल कर रहा है तो मतलब कि जितनी भी एनर्जी उस व्यक्ति में है उस एनर्जी से वो कर रहा है। तो कभी भी आप किसी पैराग्राफ में देखें फुल थ्रॉटल तो उसका अर्थ यही है। अब ये आपके सामने एक ड्राइड की एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है एक आर्टिस्ट के द्वारा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्राइड को एक नाइटिंगेल को उन्होंने एक ड्राइड से कंपेयर किया है। अब नाइटिंगेल को ऑब्जर्व करते हुए उसको एड्रेस करते हुए पोएट खुद भी सोचते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से लिखते हैं ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज। विंटेज एक किस्म की वाइन होती है जिसको धरती के अंदर बहुत ही गहरी कहीं पे किसी गुफा में रखा जाता है ताकि वो ठंडी हो जाए। कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। अब यहाँ पे मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि लग तो रहा है कि यहाँ पे वाइन की बात कर रही है मगर ये सिंबॉलिक तरीके से कह रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि धरती के जो बिल्कुल डीप कोई चीज हो वो पीने का उनका मन कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नेचर से और जुड़ना चाहते हैं, ये धरती की जो गहराई में जो चीजें हैं वो पीना चाहते हैं, नॉट लिटरली मगर वो उसके अंदर डूब जाना चाहते हैं, एक तरीके से उसको और ज्यादा महसूस करना चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं। और आगे लिखते हैं टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डांस सॉन्ग एंड सनबर्न्ड मिर्थ। मिर्थ होती है ग्लैडनेस, बहुत ज्यादा खुशी, खुशी ऐसी जो आप हंस के आप बयां करते हो। और फ्लोरा तो ऑफ कोर्स फ्लोरा मतलब होता है कोई प्लांट्स हो किसी पर्टिकुलर रीजन के, उसको फ्लोरा कहते हैं। तो अब तक हम ये समझ पाए हैं कि नाइटिंगेल को एड्रेस करते हुए पोएट का जो प्यार है नेचर के प्रति वो और ज्यादा बढ़ रहा है। वो कुछ हद तक अपनी दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया, एक नेचर की दुनिया जो नाइटिंगेल की दुनिया से बहुत ज्यादा करीब है, वहां
उस दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो भी उनको जो वाइन चाहिए कुदरत की, जिसके बारे में हमने बात करी, वो चाहते हैं कि वो जो सदर्न पार्ट है कंट्री का वहां से आए। फुल ऑफ द ट्रू एंड ब्लशफुल हिपोक्रिन। अब हिपोक्रिन बेसिकली एक फाउंटेन, एक माना जाता है एक फाउंटेन जहां पर कवि जाते हैं ताकि उनको इंस्पिरेशन मिल पाए, ताकि वो एक और ज्यादा बेहतर पोएट बन पाए। और ये भी माना जाता है कि कुछ नशा भी होता है हिपोक्रेन के जो फाउंटेन में। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो ब्लशफुल इन्होंने जो यूज किया है, वर्ड ब्लश करना होता है जो आपके चेहरे पे लाली छा जाती है जब आप शर्मा जाते हैं, ब्लश करना। तो यहाँ पे ये कहने के ब्लशफुल, देखो एक तो जब आप शर्मा जाते हो तब भी आप ब्लश करते हो, दूसरा ये भी होता है जब आप कुछ अल्कोहल पी रहे हो या वाइन पी रहे हो, उससे भी कुछ गाल में लाली आ जाती है। तो जो हिपोक्रेन का जो पानी होता है फाउंटेन का, वो माना जाता है उसका कलर लाल होता है और सेम कलर होता है जो वाइन का होता है, इसीलिए पोएट ने वो तुलना करी है। अब आते हैं तीसरे स्टैंजा पे। विद बीरेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम द पर्पल स्टेन्ड माउथ। अब यहां पर क्या है कि जो वाइन है जिसको वो पीना चाहते हैं, अर्थ की वाइन ऑफ कोर्स, जिसको पोएट पीना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। और ये वाइन क्यों पीना चाहते हैं उसके बारे में यहां पे बताया है। That I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim। अब यहाँ पर पोएट इस तरीके से अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि नाइटेंगल की जो दुनिया है, जो फॉरेस्ट में जहाँ पे नाइटेंगल रहती है, वहां पर पोएट जाना चाहते हैं। बेसिकली हमको इस बात का एविडेंस बार बार मिल रहा है कि पोएट अपनी जिस करंट वर्ल्ड में वो रहते हैं, जिस दुनिया में वो रहते हैं, उससे नाखुश हैं और वो नाइटेंगल की दुनिया में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब मैं जानता हूं पिछली कुछ लाइंस में कुछ डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स थे, पोएम को अच्छे से एनालाइज करने के बाद वो वर्ड्स को भी अच्छे से कवर करेंगे। अभी मैं चाहता नहीं हूं फ्लो जो है पोएम का वो खराब हो। अभी तक हमने क्या सीखा है, पोएट काफी हद तक ड्राउजी फील कर रहे हैं, नाइटेंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नाइटेंगल की जो दुनिया है उसमें बहुत इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे जो लाइंस हैं उससे भी हमको पता लगता है कि वो नाइटेंगल की जो दुनिया है, जो फॉरेस्ट की दुनिया है, उसमें खो जाना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि उनका जो अस्तित्व है वहीं पर खो जाए। फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन। इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो पोएट को नहीं पसंद, जिसकी वजह से वो नाइटेंगल की दुनिया में जाना चाहते हैं। और यहाँ पे इन लाइंस में काफी अच्छे समझाइए। द वियरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन। अब यहाँ पे मैं अब इसको समझाने से पहले बताना चाहूंगा, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पोएट की जो लाइफ है कितनी कठिनाइयों से गुजरी थी। उनकी माता पिता का जो है उनका देहांत हो गया था काफी छोटी उम्र में। उनका एक बहुत ही करीबी भाई था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उनको खुद भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि ये जो दुनिया है थके हुए लोगों से भरी हुई है, बीमार लोगों से भरी हुई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जो गौतम बुद्धा की जो रेवलेशन थी, जब वो पहली बार अपने किंगडम में बाहर देखने जाते हैं, उनको गरीब लोग दिखते हैं, बीमार लोग दिखते हैं, और भी बहुत सैडनेस दिखती है। तो एक तरीके से यहाँ पर पोएट को भी वो जो सैडनेस थी उस सब से उनका मन उब चुका है। और वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है जहाँ पे लोग कंप्लेन करते रहते हैं और एक दूसरे को कंप्लेन करते हुए सुनते हैं और बीमार होते हैं, और यहाँ पे हमको ये भी पता है कि पोएट ने फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस भी किया है, उसकी वजह से बहुत उनको दुख भी हुआ है। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो नाइटेंगल की दुनिया है काश वो उसमें खो जाते। फर्दर अगर हम पोएम को पढ़ें तो यहाँ पे हमको दिखता है कि किस तरीके से और उनकी शिकायतें हैं इस पर्टिकुलर दुनिया में। यहाँ पे लिखते हैं वेयर पैल्सी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। तो यहाँ पे जो उनका भाई था टॉम, उसकी मृत्यु के बारे में जो उनकी सैडनेस थी, जिसकी वजह से वो बहुत सैड रहते थे, उसके हमको डायरेक्ट उसका एविडेंस मिल रहा है। अब देखो, पैल्सी एक डिजीज होती है जिससे हमारी जो मूवमेंट होती है वो अचानक रुक जाती है। तो लिखते हैं कि पैल्सी से आदमी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट रुक जाती है, और जो आखिरी जो उसके ग्रे बाल होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, और जो यूथ होता है, जो जवान लोग होते हैं, वो भी पेल हो जाता है और बिल्कुल पतला हो जाता है और फिर मर जाता है, जैसे उनके भाई के साथ हुआ था। ऑफ कोर्स ये सब चीजें उनके जहन में आज भी बहुत हद तक जिंदा है और अपनी पोएट्री में भी उसको डिस्क्राइब करते हैं। आगे लिखते हैं वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो
and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आंखों में डिस्पेयर हो, जहाँ पे सोच में इतना सॉरोफुलनेस हो, इतना मतलब सैडनेस हो, और सबसे बड़ी बात ये जो पार्ट है, वेयर ब्यूटी कैनॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहां पे खूबसूरती भी एक लंबे समय तक जिंदा नहीं रहती, और खूबसूरती के अलावा प्यार भी ये नहीं पता कि अगले दिन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा. हम प्यार एज एन इमोशन की बात कर रहे हैं. ये भी ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि फैनी ब्राउन जो उनका लव इंटरेस्ट था, बाद में वो उनको छोड़ के चली गई थी. तो ये कह रहे हैं कि प्यार भी जहां पे कुछ पता नहीं है कि आज जिंदा है कल नहीं है, तो ऐसी दुनिया में ऑफ कोर्स कौन रहना चाहेगा अकॉर्डिंग टू द पोएट. अब आगे ये लिखते हैं कि अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरिटेड बाय बाकुस एंड हिज पार्ट्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये कभी आपको एग्जाम में टकरा गया तो काफी दिक्कत आ सकते हैं, बट ऑफ कोर्स मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब यहां पे कह रहे हैं कि अवे अवे जो नाइटिंगेल की दुनिया है उसके पास वो जाना चाहते हैं, बट चैरियट, चैरियट क्या होता है? चैरियट मतलब रथ, चैरिटेड का मतलब होता है रथ पे सवार. नॉट चैरिटेड मतलब किसके रथ पे सवार ये नहीं होना चाहते? बाकुस के. बाकुस ग्रीक गॉड है वाइन के, ठीक है. तो यहां पे बेसिकली ये कह रहे हैं, और ये पार्ट्स का मतलब होता है दोस्त. बाकुस और उसके दोस्त का जो रथ है उस पे सवार होकर नाइटिंगेल की दुनिया में नहीं जाना चाहते वो. मतलब कि बेसिकली कह रहे हैं इंटॉक्सिकेशन, नशे के जरिए वो ये जो इस दुनिया में जहां पे वो रह रहे हैं उसको छोड़ के नाइटिंगेल की दुनिया में नहीं जाना चाहते. बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोजी, पोजी मतलब पोएट्री, मतलब कि पोएट्री के जरिए वो नाइटिंगेल की दुनिया में जाना चाहते हैं. ये नहीं कि कोई वाइन पीकर थोड़ा उनको इंटॉक्सिकेशन, नशा सा हो जाए फिर वो वहां पे जाएंगे, ठीक है. और यहां पे नीचे लिखा हुआ है दो द ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स. परप्लेक्सेस मतलब कंफ्यूज हो जाता है. अब यहां पे दिमाग की भी लिमिटेशन बता रहे हैं कि मैं चाहता तो हूं कि पोइट्री में अपनी इमेजिनेशन के जरिए नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाऊं, मगर मेरे ब्रेन में जो मेरी एक ब्रेन की भी लिमिटेड कैपेसिटी बता रहे हैं, उसकी भी एक कमजोरी बता रहे हैं कि शायद वो मेरा साथ ना दे इस सपने में. अब यहाँ पे स्टैंजा 4 में कुछ यहाँ पे लाइंस है, इनको इंटरप्रेट करना, इनका जो मतलब निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पे समझ नहीं आता कि सडनली पोएट अपने स्वप्न में चला गया है या फिर सच में वो मान चुका है कि वो नाइटिंगेल के साथ है. क्योंकि यहाँ पे वो लिखते हैं ऑलरेडी विद दी, दी मतलब नाइटिंगेल, टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पली विद द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन. तो रात का समय है, चांद की बात कर रहे हैं कि मैं वहां पे पहुंच चुका हूं. बट ऑफ कोर्स ये सपने की ही बात हो रही है यहाँ पे. अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पोएट क्या बात कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि परहैप्स ही इज ड्रीमिंग. और आगे लिखते हैं क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल द स्टारी फ्रेज. अब बेसिकली यहां पर ये जो स्टैंजा 4 है ना, इसमें पोएट बात कर रहे हैं कि जो नाइटिंगेल की दुनिया है वहां पे इतना अंधेरा है, फॉरेस्ट है, और वो बहुत सारी चीजें देख नहीं पा रहे. तो बहुत सारी चीजें जो वो फील कर पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, अपने स्किन पे जो टच हो रहा है उसके थ्रू, जो थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, और या जो सूंघ पा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नाइटिंगेल की दुनिया जो फॉरेस्ट की दुनिया है वो कैसी है. और ऑफ कोर्स उसको इन्होंने थोड़ा ग्लोरीफाई भी किया, उसको थोड़ा मिस्टिफाई सा भी कर दिया, मैजिकल सी दुनिया बना दी है उसको, ठीक है. तो यहाँ पे ये काफी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू वर्डरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मोजी वेज. अब यहाँ पे मोजी बेसिकली आपको दिखाऊंगा मोज क्या होता है, मोजी वेज, क्योंकि आप यहाँ पे हम फॉरेस्ट की बात करें तो मोज तो दिखेगा ही, आपको दिखाऊंगा मोज होता क्या है. और वेर्डरस होता है ग्रीन, मतलब हर जगह जहां पे ग्रीन हो, मतलब इतनी ग्रीनरी हो कि ऑलमोस्ट जहां पे दिखाई ना दे, कि चांद तो ऑफ कोर्स है वहां पर मगर चांद की रोशनी नहीं पहुंच पा रही बिकॉज ऑफ ऑल द ग्रीनरी. मोज देखो इसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है. ये मोज है, इसलिए वो मोजी वहां पे उन्होंने लिखा था वर्ड. नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, आई कैनॉट सी व्हाट फ्लावर्स. अब यहाँ पे जो पूरा है ना, अब आपने ये समझ लिया कि बेसिकली वो है कहाँ पे. तो ये इतना वैसे इन डेप्थ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली यही लिख रहे हैं कि जो दुनिया है नाइटिंगेल की उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है. ग्रास है, कैसी है, और किस तरीके का जो पूरा वहां पे उनको फीलिंग आ रही है, ठीक है. और फेडिंग वॉयलेट्स जो सूंघ पा रहे हैं वो, और मस्की रोज, ठीक है. यहाँ पे बस बेसिकली डिस्क्रिप्शन है थ्रू हिज सेंसेस ऑफ नाइटिंगेल्स वर्ल्ड. अब वहां से जो नाइटिंगेल की दुनिया थी उसके बारे में बात करके अब
यहाँ पे पोएट सोचते हैं कि किस तरीके से नाइटिंगेल की जो दुनिया है वो वहां पे जा सकते हैं। तो एक उनके समय उनके माइंड में ख्याल आता है डेथ का। आप ऐसे जॉन कीट्स की बहुत सारी जो पोएम्स पढ़ेंगे वहां पे आपको मौत काफी जगह दिखेगी, क्योंकि बहुत ही अर्ली एज में जब वो 22-23 के थे, जब उनको ट्यूबरक्लोसिस से डायग्नोज किया गया, तो उनको आइडिया हो गया था कि वो भी बहुत ही लंबे समय तक नहीं जीने वाले। और उनकी फैमिली में भी उन्होंने इतनी मौत देखी थी कि डेथ हमेशा उनके माइंड में रहती थी और वो काफी बार सोचते थे। और यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि डेथ से उनको आधा प्यार भी था। ये यहाँ पे लाइन देखिए, आई हैव बिन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, कि जो आराम से मौत आ जाए उससे उनको एक आधा सा प्यार भी है। मगर ये भी लिखते हैं साथ साथ में कि अगर मौत आती भी है तो जो नाइटिंगेल की सुंदर जो आवाज है वो शायद वो नहीं सुन पाएंगे, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो शायद वो नहीं सुन पाएंगे। तो एक आप यहाँ पे कह सकते हो कि परप्लेक्स्ड है, जैसे वहां पे लिखा था, माइंड उनका परप्लेक्स्ड है क्योंकि वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, बट उनकी जो ह्यूमन लिमिटेशंस है वो रास्ते में बहुत आती है उसके। और आगे ये बहुत ही एक सुंदर तरीके से, मेरे ख्याल से ये सबसे एक सुंदर पार्ट है इस पूरी पोएम का। यहाँ पे नाइटिंगेल की तारीफ करते हैं कि जब वो खुद की मौत के बारे में बात कर रहे थे कि उनको मौत से एक हाफ लव है, थोड़ा बहुत प्यार करते भी है, मगर कंसर्न भी है कि मौत है, एक बार को आ जाएगी तो वापस नहीं आ सकते उससे। तो जब वो नाइटिंगेल को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मौत के लिए पैदा नहीं हुई थी, तुम इमॉर्टल हो। इमॉर्टल मतलब जो मरता नहीं है, हमेशा के लिए अमर। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, ये तो इनको बायोलॉजी के बारे में पता नहीं है, नाइटिंगेल मरती है। मगर यहाँ पे नाइटिंगेल जो देख रहे हैं उस नाइटिंगेल की बात नहीं कर रहे। नाइटिंगेल की जो फॉर्म है, यहाँ पे फिलोसफिकल हो रहे हैं पोएट, जो उसकी आवाज है, जो उसकी एक पहचान है, वो सदियों से लोग देखते आए हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि द वॉइस आई हियर पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन, के प्राचीन काल से राजा से लेकर क्लाउन, जो एक राजा की एंटरटेनमेंट के लिए कोई जोकर सा होता है क्लाउन, वो भी सुनता रहा और वो भी सुनता रहा और प्रजा भी सुनती थी। वो एंशिएंट टाइम से वो जो एम्पायर थे वो खत्म हो चुके हैं, नए एम्पायर आए, फिर वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं 18th सेंचुरी में। आज भी नाइटिंगेल की जो आवाज है वो आज भी हम सुन पा रहे हैं। तो नाइटिंगेल क्या है? इमॉर्टल है, अमर है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। और उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जो उसका जो चार्म है, जो मैजिक है, वो सदियों से चला आ रहा है और चला आता रहेगा। तो सही मायने में नाइटिंगेल अमर है और इसी वजह से वो नाइटिंगेल को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और जो आखिरी स्टैंजा है उसमें पोएट लिखते हैं फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न एक शब्द होता है जो आप यूज करते हैं अपना जो दुख है वो जताने के लिए, अपनी अनहैप्पीनेस जताने के लिए। क्यों अब अचानक से पोएट इतने दुखी क्यों हो गए? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे मैं वापस अपनी रियलिटी पे आ रहा हूं। Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. तो कहने कि ये जो अनहैप्पीनेस है मेरे आसपास, जो मेरे अंदर है, वो मुझे वापस सिर्फ अपने तक ही ले आ रही है। नाइटिंगेल का जो इमेजिनरी वर्ल्ड था, जो उन्होंने अपने माइंड में थोड़ा बहुत बुना था और जिसमें वो जाने की कोशिश कर रहे थे, वो वापस अपनी दुनिया में आ रहे हैं। और एडियू, एडियू एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है अलविदा। एडियू, द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल एज शी इज फैम्ड टू डू सो, डिसीविंग एल्फ। अब ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ये ऑफ कोर्स एक फिर से एक ग्रीक माइथोलॉजी का एक रेफरेंस है, जहां पे वो बेसिकली कह रहे हैं कि आदमी अपनी रियलिटी को चीट नहीं कर सकता। जो सच्चाई है, जो हम हिंदी में कहते हैं यथार्थ, जो है, जो कड़वी सच्चाई है, उससे आदमी बच नहीं सकता। और आगे फिर से लिखते हैं एडियू, एडियू माई प्लेनेटिव एंथम फेड्स पास्ट द नियर मीडोज। ये बताऊंगा इन सबका क्या मतलब है। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो भी अभी उनके माइंड में जो उन्होंने रचना करी थी नाइटिंगेल की दुनिया को लेकर, वो सब अब जा रही है और वापस इस दुनिया में आ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि क्या जो उन्होंने महसूस किया, जो वो सोच रहे थे, वो क्या एक विजन थी या वो जागते हुए एक सपना देख रहे थे? वो था क्या? और अब उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो इतना सुंदर था कि वो अब जागे या वो सो जाए। तो ये थी ओड टू ए नाइटिंगेल। अब हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पोयम के वो देखते हैं। अब कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इस पोयम से, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपसे पूछता हूं, फिर आपसे एक एमसीक्यू पूछूंगा
उस पोयम से रिलेटेड, वो वोकैबुलरी से रिलेटेड नहीं होगा, उस पोयम से रिलेटेड के जो भी आप समझ पाए हैं उस पोयम के बारे में, उसका सारांश उस एमसीक्यू में होगा। अब यहां पे पहला शब्द है मिर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। मिर्थ का मतलब होता है लाफ्टर, ह्यूमर, हैप्पीनेस। अब मान लो कोई व्यक्ति अपने साथ बहुत ह्यूमर, हैप्पीनेस लेके आता है, तो आप कहोगे वो अपने साथ मिर्थ लाता है। ये मैंने यहां पे सेंटेंस बनाया आपके लिए। हिज प्रेजेंस वॉज ए सोर्स ऑफ मिर्थ फॉर ऑल ऑफ अस। कोई व्यक्ति जो सबको अपने आसपास खुश रखता है। अब यहां पे मिर्थ का मतलब ये मत समझ लेना कि वो केले के छिलके से गिर जाता है, केले के छिलके के ऊपर गिर जाता है तो लोगों को हंसी आती है। ये दिल को खुश करने वाली हंसी है। ये किसी की तरफ आप नहीं हंस रहे, ये जेन्युइनली आप खुशी से हंस रहे होते हो, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं, इतनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी होती है, वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको मिर्थ प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए मिर्थ का एक सोर्स होते हैं। फिर है ग्रोन। काफी सैड वर्ड है। ग्रोन का मतलब होता है कि एक ऐसी अजीब सी डीप आवाज निकालना जिसका कोई आकार ना हो, मगर जो वो आवाज है वो या तो दर्द को कन्वे कर रही है, या डिस्पेयर को कन्वे कर रही है, या डिसप्लेजर को कन्वे कर रही है, ठीक है। तो कोई चीज जो मतलब कि जहां पे आदमी संतुष्ट नहीं है, वहां पे आप कह सकते हो कि ही वॉज ग्रोनिंग। जैसे कि पोएट ने यूज किया कि इस दुनिया में लोग क्या कर रहे होते हैं, या तो ग्रोन कर रहे होते हैं, या जो लोग ग्रोन कर रहे होते हैं उनकी आवाज सुन रहे होते हैं। तो एक सैड दुनिया में हम रहते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। अगला वर्ड है फ्रेट। फ्रेट का अर्थ होता है नर्वस होना या वरीड होना। ये भी ग्रोन के साथ ही इस्तेमाल किया था इन्होंने। फ्रेट का मतलब होता है कि, अब फ्रेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। ही फ्रेटेड अबाउट द राइजिंग ट्यूशन फीस। कोई व्यक्ति हो जो इतना फाइनेंशियली वेल ऑफ ना हो, पढ़ाई को अपना परस्यू कर रहा हो, तो अचानक से जो कॉलेज है वहां की ट्यूशन फी अगर बढ़ जाती है तो क्या करेगा, वो फ्रेट करेगा, वो नर्वस हो जाएगा, वरीड हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। अगला वर्ड है थ्रोन। थ्रोन एक काफी कॉमन वर्ड है, मगर फिर भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस पोयम में भी हमने देखा था रॉयल सीट, जहां पे राजा या रानी एक पर्टिकुलर किंगडम की जहां बैठती है, वो थ्रोन कहते हैं हम उसको। फिर है वर्ड्योर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। जब नाइटिंगेल की जो दुनिया है फॉरेस्ट की, उसको जब डिस्क्राइब कर रहे थे जॉन कीट्स, तो उन्होंने इस शब्द का सहारा लिया। वर्ड्योर होता है लश ग्रीन वेजिटेशन। वेजिटेशन भी आप कह सकते हो, या फिर कोई घास, बस लश ग्रीन हो। इसको कई बार फ्रेश के रूप में भी यूज करते हैं। अगर आप कहना चाहते हो कोई चीज बहुत फ्रेश है, तो आप कह सकते हो इट लुक्ड एब्सोल्युटली वर्ड्योर, मतलब ग्रीन, फ्रेश लग रही थी। तो यहां पे मैंने इसका सेंटेंस भी बनाया, आप देख सकते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका आप उपयोग करेंगे। फिर है एक्सटेसी। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, एक्सटेसी, ECSTASY। इसका मतलब होता है एक ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या जॉयफुल एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा खुश होना। इसको मिर्थ से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, वो थोड़ी और तरीके की हैप्पीनेस होती है। एक्सटेसी में थोड़ा बहुत नशा सा भी होता है, इंटॉक्सिकेशन भी होती है, आप ओवरवेल्म हो जाते हो, इतनी हैप्पीनेस होती है। अगला यहाँ पे शब्द है प्लेंटिव। हमने ये पढ़ा था, आई थिंक स्टैंजा 7 में था ये, या तो इसका मतलब होता है जो बहुत ही दुखी साउंड कर रहा हो, मोर्नफुल कर रहा हो। इसको ग्रोन से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ग्रोन अपने आप में एक आवाज होती है जो रिप्रेजेंट करती है डिससेटिस्फैक्शन, डिसप्लेजर, या कुछ कंप्लेन करने वाला कुछ उनका कुछ हो। मगर प्लेंटिव जो होता है वो अपने आप में, कोई भी चीज अगर प्लेंटिव है तो बहुत सैड है, बहुत ही मोर्नफुल है। इसका आप सेंटेंस में आप कैसे इसका यूज करेंगे मैं बताता हूं। ये आप लिख सकते हैं, व्हेन द पोएट वॉज हार्ट ब्रोकन ही रोट प्लेंटिव पोएम्स दैट इकोड हिज ओन सॉरो। जब पोएट का दिल टूट चुका था तो वो कैसी पोएम्स लिखता था, ये एडजेक्टिव है प्लेंटिव। वो बहुत ही सैड और मोर्नफुल पोएम्स लिखता था, जैसे जॉन कीट्स लिखते थे। अब दोस्तों, पूरी पोएम का हमने एनालिसिस किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ओड टू ए नाइटिंगेल आखिर इनमें से किस टॉपिक पर बेस्ड थी? मोर्टेलिटी एंड ट्रांसेंस, पैरोडी ऑफ अ फेयरवेल स्पीच, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द मेमोरीज ऑफ अ डियर फ्रेंड, या एक जो मेल सेंटर्ड वर्ल्ड है उस पर ये पूरी पोयम थी? तो मोर्टेलिटी एंड ट्रांसेंस जो है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, मतलब कि ये दुनिया कितनी नश्वर है और एक हर चीज एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो ही जाती है, शॉर्ट लिव्ड है। क्या इस पर ये पोयम थी, या कोई फेयरवेल स्पीच का मजाक उड़ाया गया था इसमें,
या फिर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है एक बहुत ही करीबी दोस्त का, उस पर ये पोएम लिखी गई थी, या जैसे ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसको अटेम्प्ट करिएगा। बाकी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, यही पूछेंगे कि पोएट क्या बहुत ही खुश हैं या बहुत ही नाराज हैं, और आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आप आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपके सामने ऑप्शन ना हो तो लिख दीजिएगा कि पोएट ना खुश है ना नाराज हैं, बीच की स्टेट में है, ड्राउजी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस दुनिया में वो रहते हैं उससे नाराज है। नाइटिंगेल की जो दुनिया है उसके प्रति उनका बहुत इंटरेस्ट है, एक मोह है वहां पर। और थोड़ा आप अगर सोचेंगे इसके बारे में, पूरा जो पोएम है इसको एनालाइज करेंगे और शायद एक दो बार ये वीडियो देखेंगे, तो बहुत ही आसानी से इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या ऐसी वीडियो में आप चाहते हैं मैं कुछ इंप्रूवमेंट करूं, या जैसे भी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं मुझे बताइएगा। और दैट्स ऑल आई हैव टू से। गॉड ब्लेस यू ऑल।